नमस्कार, मैं हूं नगमा। ये है एनडीटीवी दुनिया। अगले आधे घंटे दुनिया की बड़ी खबरों की पूरी जानकारी आपके लिए। और आज हमारी लीड स्टोरी ये है, सीरिया में क्या हो रहा है, एक बेहतर कल की कितनी उम्मीदें हैं और क्या क्या है अंदेशे, समस्या पूरे इलाके में है। वैसे याद रखिए कि गाजा अब भी इंसाफ की उम्मीद में दुनिया को देख रहा है। लोग भूखे प्यासे हैं। गाजा में सीज फायर अगर हो तो फिर हजारों लोगों को 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। यूएन ने प्रस्ताव पास किया है। इसके अलावा देखेंगे कि क्या चल रहा है सर्बिया में। सर्बिया के राष्ट्रपति को क्यों कहना पड़ा है कि वो असद की तरह देश से भागेंगे नहीं। और साथ ही दिखाएंगे आपको एक दिलचस्प तस्वीर लंदन से। लंदन की सड़कों पर नजर आए इतने सारे ट्रैक्टर और किसान, आखिर क्यों? और किसानों का रेला यूरोप के एक और देश में भी, बल्गेरिया की ये तस्वीर। बुल्गारिया के ट्रक ड्राइवर आजकल क्यों दिख रहे हैं इतने खुश, ये सब देखेंगे आगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और सभी खबरों से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये जो शतरंज की दुनिया से आई है कि शतरंज के नए शहंशाह बने हैं 18 साल के भारतीय डी गुकेश। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में डी गुकेश ने चीन के डिंग लीजेन को हराकर विश्व चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी गुकेश दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगापुर में खेले गए मैच में चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लीजेन को 58 चालों में हराया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने चीन के ग्रैंड मास्टर को 14वीं और अंतिम बाजी में हराया। वो सबसे कम उम्र के शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन हैं। डी गुकेश ने चीन के डिंग लीजेन को 7.5, 6.5 से हराया। डी गुकेश 18 साल के हैं। जो खिलाड़ी हमेशा शांत दिखता रहा है वो विश्व चैंपियन बनने के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। डी गुकेश ने कहा कि ये ऐसी उपलब्धि थी जिसका सपना तो सभी देखते हैं, उन्होंने भी देखा था, लेकिन इतनी जल्दी चैंपियन बन जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं की थी। शायद यही वजह है कि वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। और अब हमारी आज की लीड स्टोरी यानी सीरिया। बशर अल असद परिवार के दशकों पुराने क्रूर शासन का अंत हयात तहरीर अल शाम गुट ने कर दिया। ये सीरिया के लिए एक नई सुबह की उम्मीद तो लाया है, लेकिन वो सुबह अंदेशों से खाली नहीं है। बेहतरी तो इसी में होगी कि एचटीएस सिविल सोसाइटी और राजनीतिक संस्थाओं के साथ अच्छे से सरकार चलाने के लिए राजी हो जाए। लेकिन डर ये भी है कि जुलानी असद शासन की तरह ही अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरा तानाशाह भी बन सकते हैं। जुलानी ने पहले ही इदलिब में सत्ता का केंद्र स्थापित कर लिया है। इदलिब में अपने शासन को एचटीएस ने नेशनल साल्वेशन गवर्नमेंट नाम दिया था और ये शासन शरिया कानून के तहत चलता है। सीरिया पर बम बरसते इजरायल के गोले, 48 घंटों में 480 हमले। निशाना सीरिया के उन ठिकानों को बनाया जहां से हथियार विद्रोहियों के हाथों में पहुंच सकते थे। हथियार डिपो ही नहीं, ट्रेनिंग सेंटरों और संचार प्रणाली को भी मिट्टी में मिला दिया। इजरायल के टैंक गोलान पहाड़ियों को सीरिया से अलग करने वाले बफर जोन में भी दिखाई दे रहे हैं। 1973 के बाद पहली बार उनको इतना आगे देखा गया है। हालांकि इजरायल इसका खंडन कर रहा है, लेकिन इजरायली सैनिक गांवों में घुसकर इमारतों की पड़ताल करते नजर आ रहे हैं। इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरब ने इजरायल के इस कदम की निंदा की है, लेकिन लग रहा है कि इजरायल को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इजरायल का दावा है कि उसने सीरिया की नेवी को तबाह कर दिया है। सीरिया के 2 नेवी ठिकानों पर हमला किया है जहां पर 15 जहाज खड़े थे। कितने जहाज नष्ट हुए इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक निजी सुरक्षा फर्म एम्ब्रे का दावा है कि इस बात के सबूत हैं कि सोवियत काल के कम से कम 6 जहाजों पर हमला हुआ। रूस का एक बड़ा नेवी ठिकाना
तारतूस में था। कहा जा रहा है कि वहां खड़े रूसी नौसेना के जहाज वहां से निकल पड़े हैं। भूमध्य सागर के इलाके में ये रूस का इकलौता और अहम नेवी बेस था। हालांकि सीरिया के हेमिम में रूस के मुख्य एयरबेस पर विमान नजर आ रहे हैं। सीरिया में रूस का हेलीकॉप्टर बेस भी है। तरह तरह की आशंकाओं के बीच सीरिया में उम्मीदें बाकी हैं। दुकानों पर, दफ्तरों में महिलाएं काम करती दिख रही हैं। बाजारों में भी पहले की ही तरह औरतें नजर आ रही हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई है, उनकी विचारधारा को देखते हुए सवाल है कि क्या उनका नजरिया आगे भी ऐसा ही रहेगा, या ये कोई पैंतरा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले उनको मान्यता मिल जाए और उसके बाद वो अपना असल रंग दिखाएं। क्योंकि तालिबान ने भी आने से पहले वादे ऐसे ही किए थे। लेकिन अब वहां कक्षा 6 के बाद लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। लड़कियों के लिए नर्सिंग और मिडवाइफ की पढ़ाई पर भी रोक लगा दी गई है। दुकानों पर, दफ्तरों में उनके काम करने पर रोक है। महिलाओं के अकेले निकलने पर पाबंदियां हैं। अब वो विदेशी संस्थाओं में काम भी नहीं कर सकती। बशर अल असद का शासनकाल क्रूर रहा, लेकिन सामाजिक तौर पर महिलाओं को काफी आजादी मिलती रही। सीरिया में नई सरकार का स्वागत करने में महिलाएं भी काफी आगे रही हैं। उन्होंने आगे बढ़कर विद्रोहियों को बधाई दी, फूल दिए, उनके साथ फोटो खिंचवाए। लेकिन क्या ये खुलापन, ये आजादी आगे भी बरकरार रहेगी? जानने के लिए ज्यादा इंतजार शायद नहीं करना होगा। सीरिया का आगे क्या हाल होगा? क्या वहां पर इजराइल का रोल रहेगा? हमारे साथ पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमल आगा साहब जुड़ गए हैं। अब दो बातें हैं। सबसे पहले इजराइल के रोल के बारे में आपसे समझना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, वहां पर इजराइल जैसे अब गोलान पहाड़ियों पर है, रूस के शिप वहां से निकल गए और मेडिटेरेनियन में कहीं हैं, सीरिया की नेवी पर इजरायली बम गिरे और ताबड़तोड़ बम गिर रहे हैं, क्या ग्रेटर इजराइल के मंसूबे की तरफ बढ़ता दिख रहा है यहाँ पर इजराइल? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। माउंट हर्मन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं वहाँ के ऊपर, इज़राइल की ने जिसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, गोलान हाइट्स की, तो उसके बाद फिर ये केवल 20 किलोमीटर दूर अब रह गए हैं सीरिया का जो कैपिटल है जी। दमस्कस से, दमिश्क से। और इसके आगे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे। सीरिया अगर देखा जाए तो एक तरह से उसका विभाजन हो चुका है। नॉर्थ में टर्किश का जोर है, टर्किश आर्मी और उनके जो समर्थक ग्रुप्स हैं उनका कब्जा नज़र आता है। और साउथ में सीरिया इज़राइल है, और बीच के अंदर दमिश्क में जोलान की हुकूमत है। ये इस तरह से, इसको मुझे नहीं लगता कि इसमें जोलान के पास बहुत ज़्यादा जी। कोई और क्या पावर आपको होगी। जी, आपको क्या लगता है कि रूस वहां से अब हट गया है और हटा रहेगा, या अभी रूस की चाल का इंतजार करना होगा? रूस का वहाँ पे कोई टेकर नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। रूस वहाँ से हट गया है। थोड़ी बहुत वो प्रेजेंस अपनी रखें तो रखें, जो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, चंद हेलीकॉप्टर्स और थोड़े से प्लेन्स और एक आध स्मॉल बोट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें हों। सीरिया को इजरायली फोर्सेस ने पिछले जो 4-5 दिन के अंदर जिस तरीके से वहाँ पे बॉम्बिंग की है, उससे तो सब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादातर उनका इंडस्ट्री और सब चीज़ें तो ध्वस्त हो गई हैं। जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं कि सीरिया तो बिल्कुल प्री इंडस्ट्रियल स्टेट में पुश होता नज़र आता है। इकोनॉमिक कोलैप्स है उनके यहाँ टोटली। फिर उसके अलावा ये भी है कि किस तरह से जॉब्स होंगी। कई लाख, 12-13 मिलियन रिफ्यूजीज हैं। जी। उसमें से बहुत से जो हैं वो आने पे तैयार हैं वापस सीरिया के अंदर। उनके लिए वो कहाँ जॉब करेंगे? हालांकि उसमें बहुत ट्रेंड लोग भी हैं, मगर कोई फैक्ट्रियाँ या इस किस्म की उनके लिए जॉब नहीं और है जी, मुहैया वो। और जैसा आपने भी कहा कि जुलानी का बीच में कंट्रोल है और उनके ऊपर कई लेकिन दबाव भी हैं, आपको लग रहा है कि सोसाइटी में बदलाव देखा जाएगा? बहुत सारी औरतों को असद की प्रेजेंस से तो निकाला गया, लेकिन क्या एक कट्टरपंथी शासन वहाँ पे होगा, या जो उदारवादी ये भी रुख वो दिखा रहे हैं औरतों की आज़ादी को लेकर, वो बना रह सकता है? देखिए, मुश्किल है। जैसा आपने बताया, तालिबान ने भी इस तरह के वायदे किए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ हम सब देख रहे हैं इस वक्त वहाँ के जो हालात जी। हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इन्हीं ने भी वायदे किए हैं अपने को। इनकी इस वक्त पहली कोशिश ये है
कि ये चाहते हैं कि अमेरिका इनको मान्यता प्रदान कर दे। अमेरिका काफ़ी हद तक राज़ी हो गया है। लेकिन ये कि दूसरी बात ये भी है कि इनके ग्रुप में जुलानी भले मॉडरेट हों हम बात करें, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इनके ग्रुप में हैं वो बहुत जी। एक्सट्रीमिस्ट हैं। और कल के दिन एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक जो चर्च था दमिश्क के अंदर, कैपिटल में, उसको घुस के लोगों ने लूट लिया। उसमें जितने भी पैसे थे और उसके अलावा जो और भी उनकी सामान था वो उठा लिए गए। दूसरी उससे बड़ी खबर ये है, जनाब ज़ैनब जो प्रॉफिट की ग्रैंड डॉटर थी, उनके भी मकबरे पे घुस गए थे। लेकिन ये कि वहाँ पे कुछ वो नहीं कर पाए, तोड़ फोड़ नहीं कर पाए। जी। वहाँ तो पे जो लोग थे उन्हीं ने बचाया और फिर पुलिस फ़ौरन वहाँ पे जी। आ गई। तो ये इस बात को दर्शाता है कि लाख भले ये एग्रीमेंट कर लें या कुछ कर लें, जो उनके साथी हैं उनको कंट्रोल करना तो मुश्किल उनके होगा। जी, तो उनके जी, ऊपर और यानी दूसरी कि बात एक ये है कि दबाव। औरतों हाँ, पे तो सबसे ज़्यादा आफत आती है। हमने सब देखा इराक में भी आईएसएस थी, उसने भी जिस तरीके से जी, किया। एक बिल्कुल। चीज़ बस मैं छोटी सी कहना चाहूँगा, सीरिया में अधिकतर लोग जो हैं वो लिबरल इस्लाम के मानने वाले हैं। वहाँ पे काफ़ी लिबरलिज्म है और वो चाहते तो थे कि असद की गवर्नमेंट टॉपल हो, मगर वो कभी ये नहीं चाहते थे कि उनको आईएसएस या इस तरह के बिल्कुल। आतंकवादी तो अब संगठन ये रिप्लेस अंदेशा करें। बना हुआ है कि कहीं वो सरकार तो गई असद की, लेकिन कहीं अब कट्टरपंथी ताकतें हावी ना हो जाएं। सीरिया की सोसाइटी बड़ी खुली, लिबरल और एजुकेटेड सोसाइटी रही है। शुक्रिया आपका कमर आगा साहब। ये वक्त इतना ही है मेरे पास अभी। आगे हमने ये देखा है कि वहाँ पर कई जो लोग घूमने के लिए गए थे, वो जब वहाँ से लौट रहे हैं सीरिया से, तो क्या हाल बयान कर रहे हैं। वहाँ पे जल्द ही आम लोगों का आना जाना शुरू हो सकेगा, लेकिन पहले जो लोग सीरिया घूम कर आए हैं, सीरिया को लेकर उनकी यादें क्या हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी ने यूट्यूबर परमवीर बेनीवाल यानी पैसेंजर परमवीर से और नवांकुर चौधरी यानी यात्री डॉक्टर से। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे जो आज के लेटेस्ट इशू जिस तरीके से सीरिया का चल रहा है और वहां के जो हालात हैं, वहां पे किस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी जब वहां पहुंचते हैं तो वहां वो क्या चीज देखते हैं। और ऐसे ही दो मेहमान खास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले है हमारे साथ परमवीर, जिसे पैसेंजर परमवीर के नाम से जाना जाता है, और दूसरे हैं यात्री डॉक्टर जो नमुनकर हैं, जो दोनों ही आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जब सीरिया गया था तो ऑब्वियसली ये तो बहुत रिसेंट कहानी है, 3-4 दिन पहले सब हुआ है। मैं 2 साल पहले मैं सीरिया गया था, आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले आज के दिन, बल्कि मैं सीरिया में ही था। 11 दिसंबर 2022 को मैं सीरिया में था। जो सबसे बड़ा फर्क मेरे को देखने को मिला सीरिया में और जो बाकी मशहूर घूमने की जगह है, घूमने का जो देश है, वो फर्क ये था कि सीरिया में आमतौर पे उन्हें टूरिस्ट देखने को मिलते नहीं। और जो यूरोप कॉन्टिनेंट की अपन बात करें, इवन एशिया की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो इन जैसे देशों में ऑलरेडी बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। ऑलरेडी काफी ग्लोबल इनकी इमेज बन चुकी है एज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन कंट्रीज की। तो काफी लोग ऑलरेडी अपना पैसा टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो देश घूमने जाने के लिए। लेकिन सीरिया की अगर हम बात करें तो जैसे भी किसी के मन में ख्याल आता है सीरिया का, वो नाम सुनते हैं तो उनके मन में वॉर और टेररिज्म, वॉर टॉर्न कंट्री, ये सब उनके मन में ख्याल आते हैं और डर के हमारे कोई इंसान वहां जाना प्रेफर नहीं करता। और इसी वजह से मुश्किल से ही आपको उस पूरे देश में कोई टूरिस्ट दिखने वाला है। मेरी किस्मत ठीक रही कि मेरे को वहां जाने का मौका मिला, और जब मैं सीरिया गया वहां के लोगों से मैंने बात करी, मेरे जो जो एक्सपीरियंस थे उधर के लोगों के साथ वो जबरदस्त थे। और इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं है अपने देश में टूरिस्ट देखने की, कोई फॉरेनर देखने की जो उनके देश को घूमने आए, तो वो बहुत चौंक जाते थे ये चीज देख के कि आप इस हालात में भी हमारे देश में घूमने आए हो। तो लोग मतलब इतने ज्यादा अच्छे से आपको ट्रीट करते, इतने मतलब लगाव से आपसे मिलते हैं। दुकान वाले आपसे पैसे नहीं लेते, हर इंसान बोलता है कि आप मेरे घर चलो, मेरे घर रुको। तो वो जो फीलिंग है वो मेरे ख्याल से किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है टूरिस्ट के। लेकिन ऐसा देश जिधर नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि भी नहीं उधर तो जा ही नहीं सकते, और ऐसे देश में अगर आप जाते हो तो लोग बड़े खुश होते हैं आपको देख के, बहुत ही मतलब वार्म हार्टेड मैं कहूंगा, बहुत ही वेलकमिंग होते हैं और खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं अपने देश में। और जितना आप उम्मीद करते हो उससे कई ज्यादा वो आपको अच्छा ट्रीट करते हैं बदले में। तो ये सबसे बड़ा मुझे फर्क देखने को मिला सीरिया देश में। मैं सारी कंट्रीज विजिट कर रहा हूँ पूरी दुनिया में जितनी भी है, तो मेरे को कोई भी कंट्री डराती नहीं है। मतलब कि इसमें वॉर हो रही है या फिर इसकी हालत खराब है या फिर इसमें तख्ता पलट हो गया, जो भी है, मेरे को कोई भी कंट्री मतलब ऐसी नहीं है जो मेरे को ट्रैवल करने से रोक सकती है। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहा था कि भाई तू सीरिया मत जा। मतलब जब भी वॉर टॉर्न कंट्रीज में मैं जाता हूँ तो मेरे सबसे पहले पेरेंट्स डर जाते हैं कि भाई पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा।
तो मतलब मेरे को ऐसे कोई भी कंट्री रोक नहीं पाई, क्योंकि यार मैं 8 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अब आदत सी हो गई और मेरे को पता है कैसे ट्रैवल करना है। पर हाँ, सीरिया जब मैं गया था बहुत डरा हुआ था, मैं भी और मेरे पेरेंट्स भी। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि सीरिया में एंटर होते ही कैसा लगा, तो मैंने बाय लैंड जॉर्डन से एंट्री करी थी सीरिया में, क्योंकि वहाँ का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन धमाके हो जाते थे, कुछ भी मतलब टेररिस्ट अटैक हो जाते थे, तो मैंने फ्लाइट प्रेफर नहीं करी, तो बाय लैंड मैंने एंट्री करी थी सीरिया में। और जैसे ही मतलब ये मान लो जॉर्डन बॉर्डर से निकले और सीरिया में घुसे, तो आपको एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे आपको गोलियों के या फिर बम बारूद के निशान ना मिले। हर बिल्डिंग तबाह हो रखी थी। जब तक हम दमास्कस पहुंचे, सारी की सारी बिल्डिंग तबाह हो रखी थी, या तो टोटली तबाह थी या फिर गोली के निशान तो हर बिल्डिंग पे थे भाई वहां पे। तो मतलब ये देख के मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी भी देश में कि मतलब सारी ही बिल्डिंग तबाह कर रखी है। मतलब कैसे कोई हर बिल्डिंग को तबाह कर सकता है, ये मतलब मैंने पहली बार ऐसा मंजर मैंने अपनी 140 देशों में किसी भी देश में आज तक नहीं देखा था भाई। तो ये याद रखना जरूरी है कि 13 साल से गृह युद्ध झेल रहा था सीरिया, और यूरोप के एक छोटे से देश सर्बिया का क्या कनेक्शन है सीरिया से। वहां के लोगों का कहना है कि देश में सीरिया की तरह करप्शन फैल गया है, और राष्ट्रपति का कहना है कि मैं असद नहीं हूं जो भाग जाऊंगा। छात्र अपनी कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि पिछले महीने एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत के मामले में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। निशाने पर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिस हैं। सर्बिया के ज्यादातर लोगों का कहना है कि देश में करप्शन काफी बढ़ गया है और इसी वजह से स्टेशन पर घटिया काम हो रहा था, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। हालांकि राष्ट्रपति का कहना है कि वो स्टेशन पर चल रहे काम के बारे में सब कुछ सामने लाने के लिए तैयार हैं। मामला बढ़ता देखकर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिस ने ये कहकर मामले को अलग ही रंग दे दिया है कि वो बशर अल असद की तरह देश छोड़कर नहीं भागेंगे। अलेक्जेंडर वुसिस इस इलाके में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से वो नाटो के निशाने पर आ गए हैं और देश में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं गाजा की तस्वीर। गाजा में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर महीनों से कोई मदद नहीं पहुंची है। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे प्यासे हैं, और अगर कहीं से मदद आती है तो लेने वालों की इतनी लंबी लाइनें लग जाती हैं कि कहीं किसी को कुछ मिलता है, बाकी वैसे ही भूखे प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। लड़ाई थमे तो मदद पहुंचे। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भारी बहुमत से सीज फायर का प्रस्ताव पास किया है, लेकिन क्या इजराइल मानेगा? आज शाइमा के घर में खाना बनेगा। 10 दिनों तक शाइमा के बच्चे भूखे रहे, न रोटी मिली न आटा। खान यूनिस में UNRWA के लोग खाने पीने का सामान बांट रहे हैं। रोटियों के लिए लंबी लंबी लाइनें बताती हैं कि हालात क्या हैं। जब बम बरसने बंद होते हैं तो लोग खाने पीने के इंतजाम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन किसी को रोटी मिल जाती है, कोई इंतजार में रह जाता है। कुछ इलाकों में तो महीनों से खाना पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन गाजा को राहत देने के लिए दुनिया कोशिश कर रही है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने एक प्रस्ताव पास करके गाजा पट्टी में फौरन सीज फायर की मांग की है और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज UNRWA के कामकाज के प्रति समर्थन जाहिर किया है। सीज फायर के प्रस्ताव के समर्थन में 158 वोट पड़े, जबकि 193 में से 9 वोट इसके खिलाफ थे। 13 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। दूसरा प्रस्ताव UNRWA को समर्थन और इजराइल के उस नए कानून से जुड़ा था जिसके तहत इजराइल में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर पाबंदी की बात है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 159 वोट पड़े, जबकि 9 वोट विरोध में थे। 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
गाजा की 23 लाख की आबादी में से 90% लोगों का घर बार छिन गया है। ज्यादातर लोग छोटे छोटे तंबुओं में हैं, न पानी है न बिजली। खाने पीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद पर निर्भर हैं, लेकिन उसमें भी तरह तरह के अड़ंगे आते रहते हैं। भले ही दुनिया कितना भी दबाव बना ले, हालात अभी बदले नहीं हैं। तो इजराइल यूनाइटेड नेशंस की बात भी अक्सर नहीं मान रहा और अपनी मर्जी ही वहां चला रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका की। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसे पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और जिससे नाराज हो जाते हैं तो बस नाराज ही रहते हैं। अपनी टीम की वो जमकर तारीफ करते हैं और बाइडेन सरकार के लोगों की खिंचाई करते रहते हैं। तो आजकल उनके आसपास क्या चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार रात को मैनहट्टन में डोनाल्ड ट्रंप का काफिला, यानी अगली सुबह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआती घंटी से पहले उनको टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पहले हर दिन किसी न किसी वजह से खबरों में हैं। कल उन्होंने ऐलान किया कि बर्थराइट नागरिकता को जल्द ही खत्म कर देंगे। उससे पहले कहा कि कनाडा जल्द ही अमेरिका का राज्य बन जाएगा, और अब ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर कह डाला है। शायद ट्रंप के प्राइवेट एस्टेट मार-आ-लागो में एक प्राइवेट डिनर के दौरान ट्रंप का जस्टिन ट्रूडो पर किया गया ये कमेंट पब्लिक में वायरल हो गया। दरअसल ट्रंप ने कनाडा से आ रहे सामानों पर 25% टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। ट्रूडो इस पर बात करने के लिए फौरन फ्लोरिडा के मार-आ-लागो एस्टेट पहुंचे। दोनों नेताओं के बातचीत में ट्रंप ने ड्रग और अवैध इमिग्रेंट से जूझने के लिए टैरिफ बढ़ाने की बात की। तब ट्रूडो ने कहा कि ऐसे में तो कनाडा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। उस पर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कनाडा को शायद अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए, और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख डाला कि कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर करना अच्छा लगा। कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है कि कनाडा अमेरिका के बेजा टैरिफ का जवाब जरूर देगा। अब ट्रूडो ने पलटवार करते हुए कहा है कि कमला हैरिस की हार महिलाओं की प्रगति पर हमला है, जिस पर एलोन मस्क ने ट्रूडो पर हमला बोला और कहा कि वो जल्द ही हारेंगे। इधर ट्रंप सभी को धौंस दिखा रहे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के चीफ के इस्तीफे पर उन्होंने खुशी जताते हुए पोस्ट किया। क्रिस्टोफर रे का इस्तीफा अमेरिका के लिए एक बड़ा दिन है। ये उस दौर को खत्म करेगा जब ये संस्था यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंजस्टिस बन गई थी। और आगे लिखा कि हम FBI की वापसी चाहते हैं, उसे फिर से महान बनाना चाहते हैं, और मैं इसके लिए काश पटेल का इंतजार कर रहा हूं। तो ट्रंप काश पटेल के कॉन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं और मेक FBI ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के बढ़ते हमलों से परेशान हिंदुओं का भारत आना जारी है। इस्कॉन से जुड़े परिवार की एक लड़की धमकियों से घबराकर भारत आ गई है। BSF से उसे पुलिस को सौंपा है और पुलिस ने उसे शेल्टर होम में भेज दिया है। दीदी की कारण আসলে और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। सेंट्रल लंदन की सड़कों पर सैकड़ों ट्रैक्टरों पर किसान नजर आए जो सरकार के एक कर प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। उनके ट्रैक्टरों पर बैनर और पोस्टर लगे थे। सरकार अक्टूबर में बजट में एक प्रस्ताव लाई थी जिसमें खेती की जमीन को विरासत टैक्स से मिल रही राहत खत्म करने की बात थी। इन ट्रैक्टरों पर लिखा था किसान नहीं तो खाना नहीं और ब्रिटेन की खेती को बचाओ, सेव ब्रिटिश फार्मिंग। बुल्गारिया और ग्रीस की सरहद पर खड़े ये ट्रक वाले बहुत खुश हैं। इनकी खुशी की वजह है कि अब बुल्गारिया और रोमानिया के लोग पूरी तरह शेंगन में शामिल कर लिए गए हैं। यानी ये लोग अब बिना जांच पड़ताल के यूरोपीय संघ के देशों की सरहदें पार कर सकेंगे। बुल्गारिया यूं तो यूरोपीय संघ के शेंगन क्षेत्र में मार्च से ही है, लेकिन ऑस्ट्रिया के एतराज के बाद वहां के नागरिक बेरोक टोक सीमा पार नहीं कर पा रहे थे। अब रोमानिया और बुल्गारिया के लोग भी दूसरे यूरोपीय संघ के सदस्यों की तरह बिना जांच पड़ताल के सरहदें पार कर लेंगे। और अमेरिका के टेक्सास
में विक्टोरिया इलाके में एक प्रोपेलर विमान हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान का मलबा टेक्सास हाईवे पर बिखर गया है, जिससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और गंभीर चोट नहीं आई है किसी को। और अब वीडियो ऑफ द डे। आज के वीडियो ऑफ द डे में देखिए कि कैसे अमेरिका के वर्मोंट में बारिश होने के बावजूद लोग बर्फ में स्कीइंग का लुत्फ ले रहे हैं।